हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे अनुवाद की प्रक्रिया, अनुवाद की विशेषताएं, अनुवाद की परिभाषाएं भी पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं अनुवाद प्रक्रिया। पहली बार मोनियर विलियम्स ने अपने कोर्स में अनुवाद शब्द का उपयोग अंग्रेजी शब्द ट्रांसलेशन के पर्याय स्वरूप किया था। पहली बार किसने किया था? मोनियर विलियम्स ने। उसके बाद ही अनुवाद शब्द का प्रयोग एक भाषा में किसी के द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री की दूसरी भाषा में पुनः प्रस्तुति के संदर्भ में किया गया। वास्तव में अनुवाद भाषा के इंद्रधनुषी रूप की पहचान का समर्थतम मार्ग है। ट्रांसलेशन के पर्याय स्वरूप अनुवाद शब्द का स्वीकृत अर्थ है एक भाषा की विचार सामग्री को दूसरी भाषा में पहुंचाना। अनुवाद के लिए हिंदी में उल्था का प्रचलन भी है। अनुवाद को हिंदी में उल्था भी कहा जाता है। उर्दू में इसे तर्जुमा कहते हैं। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन के साथ ही ट्रांसक्रिप्शन का प्रचलन भी है, जिसे हिंदी में लिप्यंतरण कहा जाता है। अनुवाद और लिप्यंतरण का अंतर इस उदाहरण से स्पष्ट है। उसके सपने सच हुए, ये हिंदी में है। इंग्लिश में है हिज ड्रीम्स बिकेम ट्रू। और लिप्यंतरण क्या है? उसके सपने सच हुए, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में अंतर आप देख रहे हैं। किसी भाषा में अभिव्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में यथावत प्रस्तुत करना अनुवाद है। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है वो स्रोत भाषा एवं जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहा जाता है। अब अनुवाद की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। डॉक्टर A.H. स्मिथ ने परिभाषा दी है। अनुवाद का तात्पर्य अर्थ को यथासंभव बनाए रखते हुए अन्य भाषा में अंतरण से है। एलेक्जेंडर फ्रेजर टिटलर की परिभाषा है अनुवाद में मूल का संपूर्ण भाव समाहित होना चाहिए। अनुवाद की शैली तथा लेखन विधि मूल की जैसी होनी चाहिए। डॉक्टर विनोद गोदरे ने अनुवाद की परिभाषा क्या दी है? अनुवाद स्रोत भाषा में अभिव्यक्त विचार अथवा वक्तव्य अथवा रचना अथवा सूचना साहित्य को यथासंभव मूल भावना के समानांतर बोध एवं संप्रेषण के धरातल पर लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया है। डॉक्टर रीता रानी पालीवाल की परिभाषा क्या है? स्रोत भाषा में व्यक्त प्रतीक व्यवस्था को लक्ष्य भाषा की सहज प्रतीक व्यवस्था में रूपांतरित करने का कार्य अनुवाद है। वहीं पर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है। डॉक्टर राम प्रकाश ने कहा स्रोत भाषा में प्रस्तुत रचना और लक्ष्य भाषा में प्रस्तावित रचना के मध्य निकटतम सहज समतुल्यता की स्थापना ही अनुवाद है। अब जानते हैं अनुवाद की प्रक्रिया। अनुवाद की प्रक्रिया में अनुवादक को इन पांचों चरणों से गुजरना पड़ता है। ये 5 चरण हैं। पठन पाठन, दूसरा है पाठ विश्लेषण, तीसरा है भाषांतरण, समायोजन और 5वां है मूल से तुलना। तो आइए इनको डिटेल में समझते हैं। पहला है पठन पाठन। पहले चरण अनूद्य सामग्री को पढ़ने का है। ये पाठ पठन 2 दृष्टियों से किया जाता है। एक भाषिक अर्थ की दृष्टि से, दूसरा वैषयिक अर्थ की दृष्टि से, दूसरा विषय की अर्थ की दृष्टि से। अर्थ के निर्धारण में काल, देश, लिंग, वचन, प्रसंग आदि आते हैं। उन बातों का विचार अवश्य करना चाहिए जो अर्थ निर्धारण के लिए आवश्यक माने जाते हैं। दूसरा है पाठ विश्लेषण। दूसरे चरण में अनुवाद की दृष्टि से पाठ का विश्लेषण करते हैं। आवश्यकता अनुसार पाठ पर इस चरण में निशान लगाए जा सकते हैं। इस विश्लेषण में मुख्य बल इस बात पर दिया जाना चाहिए कि कहाँ शब्द का अनुवाद करना है, कहाँ पदबंध का, कहाँ उपवाक्य का, कहाँ वाक्य का। तीसरा है भाषांतरण। इस तीसरे चरण में दूसरे चरण के पाठ विश्लेषण के आधार पर विभक्ति स्रोत भाषा की इकाइयों का लक्ष्य भाषा की इकाइयों में अंतरण करते हैं। पाठ विश्लेषण के आधार पर विभक्ति स्रोत भाषा की इकाइयों का लक्ष्य भाषा की इकाइयों में अंतरण करते हैं। ये अंतरण मुख्यतः 3 प्रकार का हो सकता है। पहला है किसी इकाई का सामान्य इकाई में, जिसे शब्द शब्द, पदबंध पदबंध में, उपवाक्य उपवाक्य, वाक्यबंध वाक्यबंध अंतरण कह सकते हैं। दूसरा है बड़ी इकाई छोटी इकाई,
जैसे उपवाक्य और पदबंध। तीसरा है छोटी इकाई बड़ी इकाई, जैसे पदबंध और उपवाक्य। चौथी प्रक्रिया होती है समायोजन। यहाँ आकर अंतरिम पाठ का लक्ष्य भाषा की दृष्टि से समायोजन करते हैं। इस समायोजन में हमारा ध्यान 3 बातों पर जाना चाहिए। पहला, भाषा में सहज प्रवाह हो। दूसरा, स्रोत भाषा की छाया ना हो। अर्थ स्पष्ट हो। ये अर्थ के स्पष्टता 2 प्रकार की हो, भाषिक अर्थ एवं वैषयिक अर्थ। 5वीं अनुवाद की प्रक्रिया है मूल से तुलना। अनुवाद को चौथे चरण में आकर अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं समझ लेनी चाहिए। उसे अंत में मूल से एक बार तुलना अवश्य कर लेनी चाहिए। जब अनुवाद हो जाए दूसरी भाषा में तो उसकी तुलना करनी चाहिए कि पहले स्रोत भाषा का अर्थ इसमें मूल रूप से विद्यमान है या नहीं। यहाँ देखने की बात यह होती है कि अनुवाद मूल से कम कह रहा हो, न अधिक कह रहा हो और न कुछ हटकर, अर्थात वो अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार तथा अर्थादेश दोषों से मुक्त हो तथा यथासंभव उसकी भाषा शैली भी मूल के अनुरूप ही हो। अब पढ़ते हैं अनुवाद की विशेषताएं। अनुवाद एक दुरूह कार्य है। अनुवाद केवल भाषांतर ही नहीं है, मात्र भाषांतरण निर्जीव होता है। संवेदना रहित अनुवाद को हम अनुवाद नहीं कह सकते हैं। अनुवाद के विषय में श्री बी.डी. जत्ती ने कहा था, अनुवाद एक अस्माद्रत कार्य है। प्रसिद्ध साहित्यकार भारत भूषण लिखते हैं, अनुवाद मूल रचना से दुरूह कार्य है और एक अच्छे साहित्यकार को एक सफल अनुवाद भी रचना के समान स्वांतः सुख प्रदान करता है। बेंजामिन जोवेट अनुवाद को शाब्दिक और मुहावरापूर्ण युक्ति के बीच एक समझौता मानते हैं। प्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर सुमित कुमार अनुवाद की विशेषता बताते हुए लिखते हैं, अनुवाद वो है जो समझने वाले के लिए सीधी और तत्कालिक समझ पैदा कर सके। साहित्यकार विलियम विच अच्छे अनुवाद को पुनर्जनन मानते हैं। अनुवाद करने के लिए अनुवादक को कम से कम 2 भाषाओं, स्रोत भाषा व लक्ष्य भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, परंतु ज्ञान गहरा होने मात्र से कोई व्यक्ति उपयुक्त अनुवादक नहीं बन जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल और अंग्रेजी भाषा के विद्वान थे। दोनों भाषाओं पर उन्हें विपुल अधिकार था। उन्होंने अपनी बंगला रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया, परंतु उनके अनुवाद मूल बंगला रचनाओं की तुलना में द्वितीय स्तर के हैं। अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी ही रचनाओं का अंग्रेजी में जब अनुवाद किया तो वो उतना परफेक्ट अनुवाद नहीं कर सके। बंगला भाषा की रचनाओं का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने पर मूल को यथावत उतार नहीं सके। एक फ्रांसीसी विचारक ने कहा है, अनुवाद कला एक सुंदर रमणी के समान है। यदि वो सुंदर है तो सत्यनिष्ठ नहीं हो सकती। ये विचार बहुत विवादास्पद है और भारतीय नारी को इस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जा सकता। एक फ्रांसीसी विचारक ने कहा कि यदि सुंदर रमणी है तो वो सती नहीं हो सकती या सत्यनिष्ठ नहीं हो सकती। ये भारतीय नारी को इस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जा सकता। अतः ये जरूरी नहीं कि 2 भाषाओं को जानने वाला व्यक्ति अच्छा अनुवादक भी हो। अनुवादक को दोनों भाषाओं, उनकी संस्कृतियों आदि का भी अच्छा ज्ञान एवं अध्ययन होना चाहिए। अतः एक सफल अनुवाद कार्य निष्पादन हेतु अनुवादक की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है, अनुवादक को उस भाषा का जिसका अनुवाद किया जाना है और उस भाषा का जिसमें अनुवाद करना है, दोनों भाषाओं का समुचित ज्ञान आवश्यक है। दूसरा है, अनुवाद को उस विषय का समस्त ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है, अनुवादक को भाषाओं और विषय के ज्ञान के अतिरिक्त स्वतंत्र विचार शक्ति भी होनी चाहिए। अनुवाद के लिए अनेक बार अनुवादक की स्वतंत्र विचार शक्ति ही काम आती है, न कि शब्दकोश या पारिभाषिक शब्दावली। उत्तम अनुवाद वही है जिसमें मूल विषय की मुख्य बातें ज्यों की त्यों आ जाएं, अर्थात मुख्य बातों में से कोई भी महत्वपूर्ण कड़ी छूटने नहीं चाहिए और न ही तत्व को विपरीत दिशा में तोड़ा मरोड़ा जाना चाहिए। उत्तम अनुवाद की पहचान यह है कि वो अनुवाद नहीं जान पड़े बल्कि सम्यक रूप से मूल पाठ, ओरिजिनल टेक्स्ट मालूम हो। ऐसा अनुवाद होना चाहिए कि जो स्रोत भाषा का मूल अर्थ है, स्रोत भाषा की पाठ का मूल अर्थ है, वही लक्ष्य भाषा में मूल अर्थ समझ में आए, अनुवाद प्रतीत न हो।